मोबाइल कोई लिया और नंदनी का नंबर है, याद है? उसको कॉल हो जाता, वो ऑनलाइन हो जाती। अभी फोन की थी, हम भूल गए जब पढ़ा रहे थे मैथ हुआ, तो फोन की सर कर दीजिए ऑनलाइन, हम घर पे बीमार है। कोई लियो मोबाइल, तुम लिए हो ना? मिलाओ जरा, देखो नीतीश ऑनलाइन हो गया। बोलो नंबर। दे दो। बोलो, बात करो। बैठ जाओ, बैठ के। नहीं उठा रही? हम्म, देखें। हेलो। हाँ नंदिनी। हेलो। सोनाली बोल रहे हो बेटा? सोनाली उसकी बड़ी बहन। हाँ बेटा। हाँ ऑनलाइन ले रहा हूँ क्लास, अपना ऑनलाइन करो टीचमेंट पे। ठीक। अब जितने बच्चे ऑनलाइन इसमें ऐड है, सबको पर मैसेज चला गया होगा कि क्लास चल रहा है। आप लोग इसको उतार लें तो मैं एक बार फिर से समझा दूं। यस। अभी वीडियो भी रहेगा तो आप लोग देखें, कई बार सुन लीजिए। हम अपने पढ़ाया हुआ जब सुनते हैं, जैसे उस दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा था, ओम्स लॉ के पहले सब पढ़ाने लगा, अमीटर वोल्ट मीटर, उस पर सारा बाइबा। तो मैं सुन रहा था, तो मतलब जैसे मुझे अपना ही पढ़ाया हुआ इतना बढ़िया लग रहा था कि मतलब मैंने कोई चीज छोड़ा नहीं। मतलब मुझे वो हो गया कि चलो मैंने कोई चीज नहीं छोड़ा। अब इसको अगर बच्चा लेक्चर भी सुन लेता है तो उसको याद रहेगा। नीतीश ऑनलाइन हो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब तुम ऑनलाइन हो तो पढ़ ही लो। मैसेज किया होगा। क्योंकि ऑनलाइन है, देख रहा हूँ। कौन है? संतोष।
नहीं, श्रद्धा है, सौरभ राज है, सौरभ राज है। सौरभ ये क्लास 12th का क्लास है। सौरभ क्लास 11 का लड़का है। चलें शुरू करें। बोलिए, बात करें। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के बारे में ये कहा था कि यदि 4 प्रतिरोधी तारों को समांतर चतुर्भुज के क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो उसमें धारा प्रवाहित करने पर संतुलन की अवस्था में संलग्न भुजाओं में जोड़े गए प्रतिरोधों के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ 4 प्रतिरोधी तार P, Q, R और S ले लिए और आप देख सकते हैं इन्हें हमने समांतर चतुर्भुज के क्रम में ऐड कर दिया। फिर विकर्ण में धारा को देखने के लिए कि ये संतुलन में है या नहीं, हमने गैल्वानोमीटर के साथ इसे जोड़ करके एक सेल की सहायता से कनेक्ट कर दिया। अब जब हमने इस सर्किट को क्लोज किया तो क्लोज करने पर अगर सेल के प्लस टर्मिनल से आई करंट निकलती है तो ये करंट जंक्शन ए तक आती है और ए पर आने के बाद ये I1 और I2 दो दिशाओं में बढ़ जाती है। तो अगर एक में धारा I1 जाती हो और दूसरे में I2 तो इनके सिरे का विभव VAB और यहाँ VAD, राइट। तो चूंकि समांतर क्रम है तो हम जानते हैं कि समांतर में सिरों का विभवांतर समान है, इसलिए अगर इसके सिरे का विभव VAB और इसके सिरे का VAD है तो मैंने लिखा सिद्धांतानुसार इक्वल। अब ओम्स लॉ से भी बराबर आई है तो इसमें जाने वाली धारा I1 है और रेजिस्टेंस P है, इसमें I2 और Q है, लिख दिया। अब हमने एक रेशियो बना लिया। अब इसके बाद का खेल शुरू होता है। अब अगर करंट देखें तो B सिरे पर I1 पहुंच चुकी है और D सिरे पर I2। अब इसके बाद का मार्ग कैसे तय होगा? तो हमने कहा कि यही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि ये अगर समझ आता है तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां से रास्ता आगे का कैसे तय होगा, तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया कि B एवं D के सिरे पर I1 I2 धाराएं जाने से विभव इतना आया है और यही अब निर्धारित करेगा कि आगे धारा किस दिशा में कितनी जाएगी। इसलिए अब यहाँ पर निम्न 3 घटनाएं संभव हैं। पहला, यदि यहाँ का विभव VAB अगर VAD से ज्यादा है तब I1 करंट यहाँ 2 भाग में बढ़ जाएगी। एक गैलो में जाने वाली अगर IG है तो इधर जाएगी I1 माइनस IG। अतः I1 का मार्ग होगा B से C की ओर और BDC जो लिखा गया है, और तब गैलो हमारा दाहिनी ओर विक्षेप करेगा, अर्थात ये बता रहा है कि इस सिरे का विभव ज्यादा है और इसका, अतः ये संतुलन की अवस्था नहीं है, अतः यहाँ कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस सिरे का विभव इससे ज्यादा हो, तब I2 करंट यहाँ आके 2 भाग में बटेगी और IG करंट अगर गैलो को जाएगी तो इसमें I2 माइनस IG जाएगी, सही है। और तब ये I2 करंट यहाँ पहुंच के फिर ये दोनों ज्वाइंट होके जाएगी, अतः I2 का मार्ग बनेगा DBC और DC जैसा नोट कराया गया है, और तब गैलो बाएं घूमेगा, यहां भी प्रिंसिपल नहीं लगेगा। अब अगर तीसरी कंडीशन देखें तो अगर इनके सिरे का विभव बराबर है तब I1 सीधे चली जाएगी BC की ओर और I2 भी सीधे, और न तो D से C की ओर जाएगी न B से न B की ओर न B से D की। अतः गैलो अब 0 इंडिकेट करेगा।
अर्थात उस समय ये चालक होके भी अचालक है। तो कभी कभी वाइवा में ऐसे भी सवाल पूछता है कि गैलों में करंट नहीं जा रही है तो ये अचालक की भांति व्यवहार कर रहा है ना, तो आप कहोगे कि जी सर, परंतु फिर भी यह अचालक नहीं है, क्योंकि सिरे का विभव इक्वल हो जाने से करंट नहीं जा रही है। अतः उस समय इसमें चाहे गैलो हो, रेजिस्टेंस हो, वो सब वैल्यूलेस हैं, क्योंकि करंट डिसोशिएट नहीं हो रही है। अतः वो है फिर भी नहीं है। जैसे कोई यहाँ बैठा हो कुछ ना बोले, इसका क्या मतलब है कि उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति एक ही है। सही है, क्योंकि उसने अपनी कोई भूमिका नहीं किया, ना हाँ न ना, तो वो शरीर से प्रेजेंट होके भी मन से एब्सेंट था, अतः टोटल इज इक्वल टू 0। इसलिए अगर ये 4 रेजिस्टेंस में करंट जारी तो यही केवल इफेक्टिव है और ये इफेक्टिव नहीं है। ये सुन लीजिए सवाल लगाने के लिए, यानी यहाँ 50 ओम भी हो तो कोई मतलब नहीं है, वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि करंट इज नॉट पासिंग थ्रू इट। आ गया? तब I1 सीधे ऐसे जा रही है। इसका मतलब मैं सीधे सीधे कहूं तो अब P और R श्रेणी में है, नहीं है, और Q और S भी श्रेणी में है, और इन दोनों का तुल्य समांतर, और इसके माने कुछ नहीं। देखा सवाल का पॉइंट पकड़ आ गया? और तब कोई करंट नहीं जाएगी तो इंडिकेट 0 करेगा, और यही होगा संतुलनावस्था। तो इसलिए अब इसके भी सिरे का भी वो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होके जब बराबर कर दिया तो अब जो सिद्धांत कहा गया था कि संतुलनावस्था में संलग्न भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो देखिए ये संलग्न भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात बना। अब सही है? अभी कहीं कोई कुछ डाउट है? ओके, मिटा रहा हूं। अब मिटा रहा हूं तो अब यहां पर आप इस बात को देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, जल्दी जल्दी देखिए कि अब हमारा P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S में बताइए 3 लोग नोन है, देखिए बोर्ड में, तो बोलो अब ये अननोन वाला कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं? नहीं हो जाएगा। P इंटू S बाई Q इज इक्वल टू, और अब बोलो अब हमको अननोन रेजिस्टेंस मालूम हो गया, और अब हमने अननोन के कैलकुलेशन में जो नोन थे उन्हें भी कैलकुलेट किया कि नहीं किया? तो ओम से ये बेटर रिजल्ट है या खराब है? बेटर है, यानी इसकी शुद्धता ओम के नियम से ज्यादा है। तो जो वाइवा उठाया गया था कि ओम से हमें 100% शुद्ध नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता मैंने वहां तर्क दिया, और अब मैं यहां कह रहा हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज से जब निकालोगे तो इसका रेजिस्टेंस ओम के रेजिस्टेंस वाले वैल्यू से ज्यादा शुद्ध होगा, बट 100% शुद्ध है ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी कई चीजों का कैलकुलेशन नहीं है, बट इट्स बेटर देन द ओम्स लॉ। अभी दिक्कत है जी? श्योर हो गया? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब कैसे करना था क्लियर हो गया। अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो एक और बात बताना चाहेंगे। जैसे मान लो हमको सर्किट में देखो, हमको सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया गया है, राइट? अब हमसे यहां लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, अब आप समझ गए 4 रेजिस्टेंस वायर हैं ए बी सी डी, और एक यहां भी लिखा हुआ है, राइट है? अब ये है 3 ओम, ये है 4 ओम, ये 6 ओम, और ये 8 ओम। ओके, और अब हमसे कह दिया कि इसका मान R है, तो बताओ क्या होगा? तो अब जो लोग अभी अभी सिद्धांत को समझे हैं वो आराम से पकड़ लेंगे,
कि बोलो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R और ये S हो गया, तो इनका रेशियो देखो 1:2 और इनका भी रेशियो। इसका मतलब कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट है, क्योंकि देखो ये आपस में इक्वल है। तो अब इस वजह से यहाँ का जो विभव होगा और इक्वल हो जाएगा, अतः अब इसका वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब करंट सीधे पास हो रही है, यहां से भी पास हो रही है, और बी से न करंट डी को आ रही है न डी से। अतः ये रेजिस्टेंस मैंने कहा था 100 ओम का भी हो तो कोई फर्क नहीं है, इस समय इसका वैल्यू नथिंग है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, बिकॉज इट डजंट प्ले एनी रोल, क्योंकि इसकी कोई भूमिका नहीं है। और तब हमसे पूछ दिया कि ए से लेके सी तक का तुल्य मान बताइए, तुल्य मान बताइए, यानी भी ए सी बताइए, सॉरी आर ए सी बताइए। तो सिंपल सा लगेगा सवाल, कैसे कि बोलो करंट आके 2 में बैठ गई, तो अब बोलो ये तुम्हारा जो P है और ये Q है सीरीज में हो गए, तो इनका तुल्य मान बोलो 7, नहीं आया। और अब बोलो ये और ये भी सीरीज हो गए, इनका तुल्य मान 14। अब ये दोनों समांतर हैं, तो 1/r इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/, हम ही समझ रहे हैं, 7 दूना 14, 3/14, अतः r बराबर 14/3 आ गया। लेकिन इसका कोई वैल्यू, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। फिर समझा दें, समझ आ गई? तो पकड़ने आ गया सर्किट। ये कैसे जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं? यानी जानने का दो तरीका, या तो इनके इनके अनुपात इक्वल हो जाए, या तो सर्किट में गैलो लगा हो और गैलो 0 इंडिकेट करे, तब हम जान जाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब समझाओ कहाँ दिक्कत है? सबको श्योर हो गया? कोई प्रॉब्लम? परेशानी है तो दोबारा पूछ लो। तब न्यूमेरिकल का पॉइंट एकदम कंफर्म हो गया ना कि अभी दिक्कत है। और अगर आपको ये पूछता इसमें विभव बताओ कितना कितना हुआ, तो बताओ इसमें करंट पहले I1 निकाल लो। जैसे मान लो कि ये जोड़ा गया है 6 वोल्ट के विभव से, तो पहले टोटल का रेजिस्टेंस आ गया इतना, तो पहले V बराबर IR निकालो, तो V हो गया 6 वोल्ट। कितनी करंट ये दे रहा है पहले ये निकाल लो, और टोटल रेजिस्टेंस इसका काम कर रहा है 14/3, यानी कि 6×3 18/14 I करंट जा रही है। अब यहां से I आ गई, ठीक है। अब बोलो इनके सिरे का विभव समान होगा, तो बोलो इस पर भी आएगा 6 वोल्ट और हे वाले पर भी 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट, इसमें करंट कितनी जा रही है I1, और इसका रेजिस्टेंस काम कर रहा है 7, तो बोलो V बराबर I1R, तो कितना वोल्ट आ रहा है 6, I1 निकालना चाहते हैं, R बोलो इस पूरे का 7 है, यानी 6/, यानी इसमें 6/7 एम्पियर जा रही है। तो इसमें कितनी गई, घटा लो, नहीं घटा लोगे, बोलो 18/14 माइनस, अब इसको हल कर लेंगे, तो 14, 18 माइनस 6 दूनी 12, 6/14, यानी 3/, तो 3/7 एम्पियर इसमें जा रही है। अब ये भी पूछ दे कि नहीं अब इसके ऊपर कितना विभव आएगा, तो बोलो इसमें करंट जा रही है 6/7, तो 6/7 गुणे 3, तो इसका विभव आ जाएगा, और पूरा है 6 वोल्ट, इसमें से ये वाले में से ये घटा दो तो इसका आ जाएगा, क्योंकि श्रेणी का विभव अलग अलग होता है, करंट एक ही जाती है, एक एक चीज निकल जाए। तो इतना कभी कोई संग, तो अगली हेडिंग डाल दीजिए मीटर ब्रिज।